Hi guys, this is Dr. Bhupesh once again from Dr. BKM Institutes. Yesterday we had a very thorough session about the OET speaking. Today we are going to discuss OET writing in the same way. So talking about the basic patterns when it comes to OET, what OET wants from you is, I'm just going to do this thing. I'm just going to share things with you. Sorry. Yeah, I will come to this page that it can be good and can be clear to you. Okay, and please listen to video, each and every video. If you are touching Dr. BKM's OET video, it is important to see those videos till end because you will always learn lot of things in between as well. कई बार हम शुरू में सुनते हैं फिर छोड़ देते हैं. But each and every word we speak, being Dr. BKM Institutes having experience of 11 years of teaching OET, each and every word, whatever I say is important. एंड आई विल ट्राई टू टॉक टू द पॉइंट बिकॉज आई अंडरस्टैंड आप सबका टाइम बहुत वैल्यूएबल है. सो आई ऑलवेज कंसीडर कि मैं उतना ही पढ़ाऊं जितना आप सबको समझ आता है. तो वीडियो को अगर आप देख रहे हो तो प्लीज प्लीज लिसन टू इट टिल एंड शेयर and subscribe the channel, and also please tell your friends about this channel as well if you like it. So today we are discussing about writing OET writing. Again, there would be only one task. So only one task, and you are allowed to write 180 to 200 words. And I normally say out of 180 to 200 words, please write 200 words. Because if you write only 180 words, तो वो बहुत छोटा लगता है. तो 200 words, 200 वर्ड कहाँ से शुरू होते हैं? दिस लेटर इज बीइंग रिटन, यानी बॉडी पैराग्राफ से लेके लास्ट लाइन जब आप लिखते हो, फॉर विच यूर एक्सपर्टीज इज हाईली रिक्वायर्ड, वहां तक. तो उसके बाद एक आप लाइन लिखते हो, शुड यू रिक्वायर फर्दर इन्फॉर्मेशन, वो लाइन काउंट नहीं होती है. शुड यू रिक्वायर फर्दर इन्फॉर्मेशन वाली लाइन काउंट नहीं होती है. सो इट इज द बॉडी ऑफ द बॉडी पैराग्राफ जिसके वर्ड्स होने चाहिए. सेकेंड थिंग, कभी कभार ओईटी में एक लाइन लिखी होती है दैट प्लीज राइट नॉट मोर देन 25 लाइन्स. तो वो 25 लाइन्स कई बार हम स्टूडेंट कैसे काउंट करते हैं, हम 25 लाइन्स का मतलब लगा लेते हैं कि 25 लाइन्स का मतलब है 25 लाइन्स का मतलब है कि अगर मैं बोलूं दिस लेटर इज बीइंग रिटन, स्पेलिंग के लिए प्लीज मुझे फॉरगिव करना, मेरा ध्यान बाकी चीजों में रहता है. तो स्पेलिंग आपको ठीक करनी है एग्जाम में, लेकिन अभी मैं स्पेलिंग पे ध्यान नहीं दे रहा. दिस लेटर इज बीइंग रिटन being, let me correct it, written regarding Mr. X who was admitted to our hospital. So if we write this way, तो हम सोचते हैं ये वन लाइन है. अब जो ये लिख रहे हैं ये सेकंड लाइन होगी, हॉस्पिटल फॉर दिस एंड दिस रीजन. तो हमें लगता है ये वन लाइन है, ये टू. ये जो 25 लाइन्स वाली बात है, ये क्या लिखना चाहते हैं ओईटी वाले? दिस 25 लाइन मीन्स जब हम लिखेंगे दिस लेटर इज बीइंग रिटन रिगार्डिंग मिस्टर एक्स हु वाज एडमिटेड टू अवर हॉस्पिटल ड्यू टू फ्रैक्चर या ड्यू टू फॉलिंग, तो जहां पे हम फुल स्टॉप लगाएंगे वो वन लाइन है. तो ये लाइन 1.5 होके भी वन लाइन है, जो वो 25 लाइन्स का मतलब है, यानी कि जहां पे फुल स्टॉप लगेगा. तो यानी कि ओईटी राइटिंग ये कहना चाहती है कि डोंट यूज मोर देन 25 फुल स्टॉप्स. तो फुल स्टॉप की बात है. अगर ये लाइन इतनी लंबी भी हो जाए कि हु वाज एडमिटेड टू अवर हॉस्पिटल ड्यू टू फॉलिंग एंड एज अ रिजल्ट ही सफर्ड फ्रॉम फ्रैक्चर, तो ये भी एक ही लाइन है अभी तक. और इस लाइन को बताने का क्या पर्पस है, अगर आप ध्यान से समझोगे कि क्या पर्पस है, वो क्या कहना चाहते हैं 25 लाइन से. अब देखा जाए तो वो यही कहना चाहते हैं कि आपको कनेक्टर्स की नॉलेज है या नहीं है. क्योंकि आपको कनेक्टर्स नहीं आते तो आप यहाँ पे फुल स्टॉप लगाते हैं. फुल स्टॉप लगाते तो एक लाइन कंप्लीट हो जाती है, फिर आप यहाँ फुल स्टॉप लगाते, फिर ये 2 लाइन्स होगी, फिर आप यहाँ फुल स्टॉप लगाते, यानी कि ये 3 लाइन्स होगी. यानी अगर आप ऐसे लाइन बना रहे हो, 3 लाइन्स बना रहे हो और मोर देन 25 बना रहे हो, इसका मतलब आप कनेक्टर्स यूज नहीं कर रहे. तो इनडायरेक्टली वो आपसे यही कहना चाहते हैं, प्लीज यूज कनेक्टर्स. दैट इज व्हाट दे वांट टू से बाय राइटिंग. तो कभी कभार ये लाइन बहुत कंफ्यूजन क्रिएट कर देती है, डोंट राइट मोर देन 25 लाइन्स. तो 25 लाइन्स का मतलब है कि यूज कनेक्टर्स. अगर आप कनेक्टर्स यूज करोगे तो आपको काउंट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. This is the first fundamental. Now let's go to the structure of the writing. Sorry, I would be little elaborative today. थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आपको मजा आएगा. जिसने ये वीडियो पूरी सुन ली उसको राइटिंग के बारे में काफी कुछ पता लग जाएगा. काफी कुछ मतलब 90%. स्ट्रक्चर ऑफ राइटिंग, ऑलवेज मेक 4 पैराग्राफ्स. यू कैन मेक 5 एज वेल, पर 4 तो बनाने ही है, 3 नहीं बनाने.
3 से ज्यादा ही होने चाहिए, चाहे कोई भी लेटर हो 3 से ज्यादा बनाने हैं। अगर डिस्चार्ज प्लान आपका बड़ा है और आपके पास कुछ भी सोशल हिस्ट्री में लिखने को नहीं है, तो डिस्चार्ज प्लान को 2 में डिवाइड कर दो, लेकिन 4 पैराग्राफ्स बनाओ। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक 4 पैराग्राफ्स। फर्स्ट पैराग्राफ इज अबाउट पर्पस। पर्पस छोटा और टू द पॉइंट। पर्पस क्या है? पर्पस ऑफ द लेटर। पर्पस कैसे पता लगता है? समझो कि अगर मैं फिजियोथेरेपिस्ट को लेटर लिख रहा हूँ और पेशेंट को एम्बुलेशन करवाना चाहता हूँ, तो ये लाइन जरूर आनी चाहिए कि दिस लेटर इज बीइंग रिटन रिगार्डिंग मिस्टर एक्स हु नीड्स physiotherapy to improve his mobility. Therefore, he is being referred under your expertise for to bring improvement in his mobility. But I want to say कि ये जरूर आना चाहिए कि आप क्यों भेज रहे हो। तो फर्स्ट पैराग्राफ में अगर आप ये भी बता देते हो कि आप लेटर क्यों लिख रहे हो, सो हु नीड्स फिजियोथेरेपी टू इंप्रूव हिज मोबिलिटी, देयरफॉर ही इज बीइंग रेफर्ड अंडर योर एक्सपर्टीज, तो ये 2 बार लिखने की जरूरत ही नहीं है। ये पर्पस हो गया, बस इतना सा चाहते हैं फर्स्ट पैराग्राफ में। अगर आप साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट को लेटर लिख रहे हो, हु नीड्स साइकोलॉजिकल काउंसलिंग टू इंप्रूव हिज मेंटल एबिलिटी, देयरफॉर ही इज बीइंग रेफर्ड अंडर योर एक्सपर्टीज। इतनी सी बात। अगर आप किसी डॉक्टर को लेटर लिख रहे हो, तो उसको बताओ कि उसकी प्रॉब्लम क्या है पेशेंट की। समझो कि हु इज हैविंग अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, therefore he is being referred under your expertise। मतलब वो मेन बात आ जाए जिसके लिए आप लेटर लिख रहे हो। बस फर्स्ट पैराग्राफ इतना भी काफी है। देर जैसे जिसको कार्डियक अटैक हुआ है, हु इज हु हैज सफर्ड फ्रॉम अ कार्डियक अटैक, देयरफॉर ये लेटर किसको जाएगा? कार्डियोलॉजिस्ट को। ये कार्डियोलॉजिस्ट के लिए लेटर होगा। तो उस बंदे के हिसाब से मेन पर्पस ढूंढना है। अगर डायबिटिक स्पेशलिस्ट है तो डायबिटीज वाली बात इंपॉर्टेंट है। अगर अगर कार्डियोलॉजिस्ट है तो कार्डियक अटैक, हार्ट अटैक वाली बात इंपॉर्टेंट है, इस्चेमिक हार्ट डिजीज इंपॉर्टेंट है, मायोकार्डियल इंफाक्शन इंपॉर्टेंट है, एंजाइना इंपॉर्टेंट है। जब आप किसी फिजियोथेरेपिस्ट को लेटर लिख रहे हो तो एम्बुलेशन इंपॉर्टेंट है। अगर आप साइकोलॉजिस्ट को लेटर लिख रहे हो तो मेंटल कंडीशन इंपॉर्टेंट है। तो उस पर्पस को जरूर लिखना है। दिस इज द ओनली थिंग। फर्स्ट पैराग्राफ। सेकेंड पैराग्राफ, सोशल हिस्ट्री एंड मेडिकल हिस्ट्री इफ रिक्वायर्ड। इफ रिक्वायर्ड का मतलब होता है कई बार नहीं चाहिए होती। सर ऐसे कैसे हो सकता है, मेडिकल हिस्ट्री के बिना पेशेंट को अटेंड कैसे करेंगे? कर सकते हैं, डिपेंड करता है टॉपिक पे। कैसे कर सकते हैं? समझो कि एक सिचुएशन है जो इस बार लेटर आने वाला है, मतलब अगेन, क्योंकि लास्ट टाइम कम्युनिटी हेल्थ वाला लेटर आया था, तो इस बार एक्सपेक्टेड है कि रेफर्ड बैक या डिस्चार्ज बैक लेटर आएगा। डिस्चार्ज बैक लेटर का क्या मतलब होता है? पर्सन एक नर्सिंग होम में रहता है या फिर रिटायरमेंट होम में रहता है। नर्सिंग होम या रिटायरमेंट होम में रहता है, वहां पे वो गिर गया और इस कारण से एडमिट हुआ। जरूरी थोड़ी है गिरेगा, हार्ट अटैक भी आ सकता है वहां पे उसको हार्ट अटैक आया, सीवियर चेस्ट पेन था और वहां से हमारे पास एडमिट हुआ। हमने उसे ठीक कर दिया, ही इज बेटर, तो हम वापस डिस्चार्ज कर रहे हैं, तो ही इज बीइंग डिस्चार्ज्ड बैक। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। सो ही इज बीइंग डिस्चार्ज्ड बैक टू द नर्सिंग होम या रिटायरमेंट होम, जहां से वो आया है वहीं पे वापस जा रहा है, क्योंकि वो वहीं पे रहता है। अब मान लो एक पेशेंट पहले से ही रिटायरमेंट होम में रहता है, तो ऑब्वियसली उसकी सोशल हिस्ट्री, मेडिकल हिस्ट्री रिटायरमेंट होम वालों को पता होगी, तो ये रेलिवेंट नहीं है। तो ऐसी जगह पे सोशल हिस्ट्री और मेडिकल हिस्ट्री को नहीं लिखा करते। तो इस बार के लेटर में जो आएगा सोशल हिस्ट्री और मेडिकल हिस्ट्री वाला पैराग्राफ नहीं आएगा। थर्ड पैराग्राफ, ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन आपने क्या किया, ये तो बताओगे ही ना। चाहे पेशेंट आपका हार्ट अटैक से आया, चाहे वहीं से आया, चाहे कहीं और से आया, तो ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन में जो जो आपने इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट दी है वो आप बताओगे। जैसे अगर वो वापस रिटायरमेंट होम में जा रहा है, रिटायरमेंट होम का मतलब जरूरी नहीं है कि रिटायरमेंट होम वालों को मेडिकल नॉलेज हो। तो अगर आप ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन आप अगर कहोगे ऑक्सीजन थेरेपी वॉज गिवन, या आप कहोगे ईसीजी वॉज डन, ईसीजी वॉज डन इन विच द पेशेंट हैड हाई पीआर इंटरवल। अब ये गलत हो गया, क्योंकि आप पीआर इंटरवल होता है, क्यूएसटी इंटरवल जो भी होता है, आप वो रिटायरमेंट होम वालों को नहीं बताओगे क्योंकि उनको नॉलेज नहीं है इस चीज की।
तो यहीं पे वो डाटा सिलेक्शन है कि इसके बारे में मत लिखो यार पीआर इंटरवल हाई था, बल्कि ईसीजी के बारे में भी मत लिखो। लेकिन अगर आप किसी कार्डियोलॉजिस्ट को लेटर लिख रहे हो तो जरूर बताओ कि आपने क्लिनिक पे सर ईसीजी वाज डन एंड ही वाज फाउंड विद हाई पीआर इंटरवल, जो भी, मतलब अगेन मुझे नॉलेज नहीं है इस चीज की तो मैं वैसे ही लिख रहा हूँ, तो जो भी इंटरवल दिया हुआ है वहां पे कॉपी पेस्ट करना होता है। सबसे अच्छी बात तो ओईटी की है, जो इन्फॉर्मेशन दी होती है वही लिखना होता है, आपको अपनी तरफ से कुछ लिखना ही नहीं, तभी तो ओईटी सबसे आसान टेस्ट है। बस लिखो वही जो जरूरी है। तो कार्डियोलॉजिस्ट को आपने बताया कि हमने ईसीजी करवाया था तब पेशेंट की हालत ये थी। अगर आप किसी उसको लिख रहे हो, सो कॉल्ड एमडी को लिख रहे हो, अगर वहां पे आपने ईईजी करवाया है, कोई ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो बताओ, तो ईजी वाज डन और एमआरआई वाज डन एंड ही वाज फाउंड विद दिस एबनॉर्मेलिटी। तो एबनॉर्मेलिटी के बारे में ही ज्यादा बताओ, क्योंकि डॉक्टर को एबनॉर्मेलिटी से मतलब है, उसी का तो वो इलाज देगा। तो फर्स्ट पैराग्राफ पर्पस, सेकंड पैराग्राफ सोशल हिस्ट्री और मेडिकल हिस्ट्री इफ रिक्वायर्ड। थर्ड पैराग्राफ जो जो आपने ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन किया। लेकिन अगेन ये दोनों पैराग्राफ उसी से चलते हैं कि जिसको हम लेटर लिख रहे हैं उसके हिसाब से सोशल हिस्ट्री और मेडिकल हिस्ट्री को लिखना है। और फोर्थ पैराग्राफ, लास्ट पैराग्राफ, ये पैराग्राफ होता है मेन पैराग्राफ, ये पर्पस ही होता है, पर्पस ऑफ द लेटर। लेकिन इसमें आप एक्सप्लेन करते हो कि इट वुड बी ग्रेटली अप्रिशिएटेड, तो जिसको आप लेटर लिख रहे हो ना उसको कहते हो इट वुड बी ग्रेटली अप्रिशिएटेड इफ यू कुड मॉनिटर द पेशेंट। तो हम उसको लिखते हैं कि प्लीज ध्यान रखो आपको पेशेंट को मॉनिटर करना है, इफ यू कुड मॉनिटर द पेशेंट। अब अगर बार बार यही लाइन लिखते रहोगे तो वो अच्छा नहीं लगता, तो इसीलिए हम फिर पैसिव वॉइसेस का यूज करते हैं। तो सेकंड लाइन बनाते हैं, द पेशेंट शुड बी एजुकेटेड अबाउट अबाउट हेल्दी डाइट। मतलब सेकंड पॉइंट, मान लो आपको ये लेटर जिसको लिखना था उसको ये कहना था कि आप पेशेंट की मॉनिटर करो। सेकंड पॉइंट दे रखा था एजुकेट अबाउट हेल्दी डाइट, तो मैंने कहा द पेशेंट शुड बी एजुकेटेड अबाउट हेल्दी डाइट। इसके अलावा कुछ दे रखा है फर्दर, द पेशेंट नीड्स टू बी एडवाइज्ड अबाउट एक्सरसाइज एज वेल। तो मतलब ऐसे पॉइंट चलते चलते रहते हैं। तो लास्ट पैराग्राफ में इंस्ट्रक्शंस को, डिस्चार्ज प्लान को खोल के लिखा जाता है कि आपको ये करना है, आपको ये करना है, आपको ये करना है। और फर्स्ट पैराग्राफ में उसको छोटा लिखते हैं। अगर ये सब चीजें देखोगे तो ये फॉलो अप केयर है। अगर ऐसा आएगा लेटर तो आप लिखोगे हु हैज सफर्ड फ्रॉम हार्ट अटैक, फिर आप लिखोगे कि आफ्टर ट्रीटमेंट ही इज बेटर बट ही नीड्स फॉलो अप केयर, हैंस इज बीइंग रेफर्ड टू यू। मतलब ये फर्स्ट पैराग्राफ में वो लिखना होता है, अगर लेटर ऐसा आएगा जो मैंने लास्ट में लिखा तो ये फॉलो अप केयर है, हेल्दी रेसिपी का ध्यान रखो, हेल्दी डाइट के बारे में बताओ ऐसे, तो ये फॉलो अप केयर है। तो मैं लेटर लिखा हूँ हु सफर्ड फ्रॉम एमआरआई एंड वाज एडमिटेड टू अवर हॉस्पिटल, आफ्टर ट्रीटमेंट ही इज बेटर बट ही नीड्स फॉलो अप केयर एंड हेंस इज बीइंग रेफर्ड टू यू। तो ऐसे केस में आप ऐसे लिखोगे। मींस फर्स्ट पैराग्राफ में आप सिर्फ पर्पस ऑफ द लेटर लिखते हो, और सेकंड पैराग्राफ में सोशल हिस्ट्री और मेडिकल हिस्ट्री, थर्ड पैराग्राफ में ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन, और फोर्थ में इट वुड बी ग्रेटली अप्रिशिएटेड के बाद जो जो अब उसको करना है। जैसे मैंने आपको बताया कि अब जो लेटर आना चाहिए पेपर में वो आएगा रेफर्ड बैक और डिस्चार्ज बैक लेटर। तो उसके लिए ऑब्वियसली लास्ट पैराग्राफ को आपको दो में डिवाइड करना है, तो यहाँ पे कर दो अलोंग विद दिस द पेशेंट ऑल्सो नीड्स टू विजिट आर क्लिनिक फॉर फॉलो, मतलब जो भी वहां पे दिया होगा, ये बस मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, विजिट आर क्लिनिक फॉर फॉलो, सो प्लीज रिमाइंड हिम फॉर द सेम। तो मतलब ऐसे नेक्स्ट चलता रहता है, सो प्लीज रिमाइंड हिम फॉर द सेम, मतलब दो में डिवाइड कर दो। डिवाइड करने का ओईटी में ये होता है, हमेशा लेफ्ट से शुरू करना होता है, तो ऐसे 3/4 तो लिखना नहीं होता, हमेशा लेफ्ट से लिखना होता है और एक लाइन छोड़नी होती है जब पैराग्राफ खत्म हो जाता है, तो एक लाइन छोड़ दो। So that is how you write OET letters in 4 paragraphs. You can also make 5 paragraphs, but please do not make 3 paragraphs. Please listen to this video 2-3 times to understand it and make it very simple. Anything that you do not understand, please do not write. OET का सबसे आसान और सबसे बेसिक फंडामेंटल, जहां पे लोग, जिस पे आपकी सबसे ज्यादा गलती करने की, मतलब गलती हो सकती है, वो यही है कि आपको कोई पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट लगेगा लेकिन आपको लाइन बनानी नहीं आ रही होगी। प्लीज उस पॉइंट को मत लिखो, चाहे वो इंपॉर्टेंट भी हो, मत लिखो।
क्योंकि लाइन गलत बनेगी तो ग्रामेटिकल मिस्टेक दिखेगी, और ग्रामेटिकल मिस्टेक दिखेगी तो वो आपको पास नहीं होने देगा। तो प्लीज कोशिश करो ग्रामेटिकल मिस्टेक उतना ही लिखो जितना आपको समझ आ रहा है। 2 लाइन गायब हो रही है, 1 लाइन गायब हो रही है, गायब होने का। So please make it very easy. And now I'm going to take your questions. Then I will go to the writing part. जो आज हमने writing करनी है. Then I will take you. I just wanted to tell you basic by this thing जो बिल्कुल new है OET की writing के लिए. Just want to tell them first paragraph purpose. Last paragraph भी purpose होगा, लेकिन purpose को खोल के लिखेंगे। तो जो बीच वाले 2 पैराग्राफ्स हैं वो बहुत ज्यादा मैटर नहीं करते, बस उसमें ग्रामर मिस्टेक मत करो, और जो इंपॉर्टेंट लिखता है सिर्फ वही लिखो। सब कुछ नहीं लिख पाओगे, कई बार लेटर बहुत बड़ा होगा। तो जितना कम कर सकते हो उतना आपका फायदा, डरो मत कम करने से, जितना कम कर सकते हो उतना फायदा। So this is Dr. Bhupesh from Dr. BKM Institutes. Our contact number is 76967 34256. Do call us for the best OET coaching and for any doubts related to OET. Thank you.